नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है पिछला पाठ जो मैंने आप लोगों के लिए लगभग 6 कड़ियों में भेजा, साना साना हाथ जोड़ी, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और एक लंबे गद्य के बाद आज की कक्षा में मैं आप लोगों को कविताओं का आनंद दिलवाने जा रहा हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत कविता आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे, जानेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो कविता है वो बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत छोटी सी कविता है, गागर में सागर भर देने वाली कविता है। कहा जाता है कि यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ ही शब्दों में अपनी बात को बहुत ही गहराई से रख सकते हैं। एक बार किसी सेनापति को यह कहा गया कि आप अपनी सेना के सामने भाषण दीजिए। सेनापति ने कहा कि आ, मेरे पास समय नहीं है, मैं भाषण कैसे दूं। तो उनसे कहा गया कि ठीक है, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आप कम से कम, अगर आपके पास समय नहीं है तो आधा घंटा बोल दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आधा घंटा तो बहुत होता है। तो उनसे कहा गया कि तो ठीक है, आप 5 मिनट बोल दीजिए। बोले कि 5 मिनट? बोले आधा घंटा बोलना बहुत आसान होता है, आधे घंटे में तो हम अपनी सारी बात रख सकते हैं। आधा घंटा बोलना बहुत ही आसान है, खूब तरीके से हम उसमें अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन 5 मिनट में अपनी बात रखना, ये तो बहुत ही कठिन है। तो लंबा बोलना सरल है, लंबे समय तक अपनी बात रखना सरल है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो और उसमें अपनी बात रखनी हो तो ये बहुत ही दुरूह कार्य है। और इसके लिए बहुत सशक्त माध्यम हुआ करती हैं कविताएं, क्योंकि कविताएं रूपकों में अपनी बात कहती हैं, मेटाफर में अपनी बात कहती हैं। एक पंक्ति का रूपक अगर आप उसका विश्लेषण करिए तो कई पन्ने में उसका आप विश्लेषण करते हैं। ठीक इसी तरह से एक छोटी सी कविता आपको बड़े गहरे अर्थ देकर जाती है, सोचने समझने के लिए आपको विवश कर देती है, आपको परेशान कर देती है, बेचैनी भर देती है आपके भीतर, एक छोटी सी कविता। इसलिए कवियों को कहा जाता है कि कवियों की धार बहुत पैनी होती है। कवि जो है अपनी एक एक पंक्ति से समाज को टनों टन भारी संदेश दे देता है। इसलिए कविताएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती हैं बच्चों। और आपके पाठ्यक्रम में जो चंद चुनिंदा कविताएं हैं वो बड़ी ही खूबसूरत हैं। हालांकि इस बार के पाठ्यक्रम में कुछ कविताओं को पाठ्यक्रम से इसलिए हटा दिया गया है कि कोरोना के समय में ऐसा मानना है कि बच्चों की नियमित कक्षाएं नहीं लग पाई हैं, तो पाठ्यक्रम का बोझ हल्का करने के लिए कुछ जरूरी कविताओं को भी हटा दिया गया है। लेकिन एक कविता जो आपके पाठ्यक्रम में बहुत ही जरूरी है वो रह गई है, जिसे मैं हमेशा बच्चों को बहुत ही रुचि के साथ पढ़ाता हूं, और वह कविता है ऋतुराज की कविता है कन्यादान। कन्यादान जब मैं कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि ये कविता कुछ ऐसी कविता होगी जिसमें कि कोई एक स्त्री होगी वो और एक पुरुष होगा, वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा होगा, बहुत भावुक होगा और बेटी से कह रहा होगा कि बेटी ससुराल जाना तो माँ बाप का नाम रोशन करना, बहुत अच्छे से रहना, है ना। ये सारी सीख दे करके और बेटी का कन्यादान किया जा रहा है। और कन्यादान को बहुत ज्यादा पवित्र और बहुत ज्यादा, एक पिता और एक माता का जीवन तभी सफल होता है जब वे कन्यादान कर लेते हैं। इस तरह की कुछ बात कन्यादान कविता में होगी, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन यह कविता इस सोच के बिल्कुल विपरीत है। यह कविता, कन्यादान कविता, ऋतुराज ने उस बच्ची को जिसका कि दान किया जा रहा है, मां ने सीख दिया है। तो वह क्या सीख दिया है और वह आधुनिक सीख क्या हो सकती है, इस पर बात कर रहे हैं ऋतुराज। ऋतुराज एक बहुत बड़े कवि हैं बच्चों।
आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जीवन के 40 साल ऋतुराज ने अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया कॉलेजों में, और अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने के बाद भी हिंदी की उनकी कविताएं बहुत ही प्रखर और जबरदस्त हैं। एक अंग्रेजी का बहुत बड़ा विद्वान न सिर्फ अंग्रेजी का विद्वान है बल्कि हिंदी का भी बहुत जबरदस्त विद्वान है। ऋतुराज के अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिन्हें बहुत जबरदस्त सराहना मिली है बच्चों। तो इससे पहले कि हम कन्यादान कविता पढ़ना शुरू करें, चलिए आइए हम थोड़ी सी बातचीत ऋतुराज पर करते हैं। ऋतुराज की कविताओं का जो विषय वस्तु है उस पर बातचीत करते हैं। कैसी कविताएं हैं ऋतुराज की। ऋतुराज की कविताओं का जो विषय वस्तु है बच्चों वह ऐसा ही है। सामाजिक नजरिए पर अपनी दृष्टि से वो नजर डालते हैं। सामाजिक नजरिए पर, सामाजिक नजरिया क्या होता है? आम तौर पर किसी भी विषय पर समाज जो सोचता है उसे सामाजिक नजरिया कहते हैं। आम तौर पर जब किसी विषय पर समाज कुछ सोचता है और एक जैसा सोचता है तो उसे हम सामाजिक नजरिया कहते हैं। उस नजरिए पर ऋतुराज का जो नजरिया है वह बिल्कुल अलग है। इस कन्यादान कविता में ही समाज जो लड़कियों को सीख दे रहा है उससे ठीक उलट, ठीक अलग ऋतुराज की मान्यता है। और ऋतुराज जो बात हमें बताते हैं, जिस कोण से, जिस एंगल से हमसे बात करते हैं, उसे सुनकर लगता है कि यही बात सच है। तो ऋतुराज की कविताओं का जो सबसे पहला विषय वस्तु है वो है कि ऋतुराज समाज के ऐसे लोगों की तरफ से खड़े हैं जिनके प्रति समाज ने एक ढर्रा बनाकर एक परंपरागत रास्ता बना दिया है और उसे कहा है कि ये बहुत अच्छा रास्ता है, इसी पे चलो। वहां पर ऋतुराज खड़े होकर के और ये कहते हैं कि नहीं, इस रास्ते पर चलने से पहले थोड़ा सोचो। तो हाशिए पर रहने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्हें समाज में उचित स्थान नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग, और इनमें अधिकतर कौन शामिल है? इनमें अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। दुनिया की आधी आबादी है महिला। लेकिन आप मुझे बताइए कि महिलाओं की आजादी, महिलाओं की समानता, महिलाओं की बराबरी करने वाला यह समाज महिलाओं की एक छोटी सी गलती पर उन्हें माफ कर पाता है क्या? बिल्कुल माफ नहीं कर पाता। बल्कि समाज महिलाओं की गलती को और रेखांकित करता है और उसे उजागर करता है। समझ रहे हैं आप? समाज में वह महिला ही है बच्चों जो अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाती है। कभी भी किसी ने उसके हृदय के बाद उसके हृदय में जो बातें चल रही है उसे जानने की कोशिश नहीं की। तो ऋतुराज कहते हैं कि समाज के ऐसे लोग जो हाशिए पर रह रहे हैं, जिनकी बात कभी नहीं सुनी जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का वर्ग है। इस पर हमें बात करने की जरूरत है। इसके अलावा समाज में दबे कुचले लोग, श्रमिक वर्ग के लोग, समाज की गरीबी को ढोने वाले लोग, जिनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, ऐसे लोग भी ऋतुराज की कविताओं के विषय वस्तु हैं। वास्तव में आधुनिक चेतना से संपन्न जितने भी कवि हैं बच्चों, या इसका ठीक उलट आप कह लीजिए कि कवियों को आधुनिक चेतना संपन्न बनाने में इस रास्ते का बहुत बड़ा योगदान है। कोई आधुनिक तभी होगा ना जब वह आधुनिक जमाने के हिसाब से बातचीत करेगा, उसकी जो दृष्टि है वह वैज्ञानिक प्रतिभा संपन्न हो, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न हो, वह जो बात कहता हो वह सच्ची बात कहता हो, जिसे हम जो वैज्ञानिक ढंग से जिसे सिद्ध किया जा सके, वह कोरी कल्पना की बात नहीं करता है। हर बात को सवालों के घेरे में लाना एक बहुत बड़ी बात है। जब आप अब तक चली आ रही मान्यताओं को सवालों के घेरे में लाएंगे, तब आप देखेंगे कि जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं, ठीक उसी तरह से उन मान्यताओं के छिलके उतर जाएंगे और अंत में कुछ नहीं बचेगा। तो
आधुनिक दृष्टि संपन्न होने के लिए हमें चली आ रही परंपराओं पर सवाल खड़ा करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि अगर यह बात कही जा रही है तो इस बात में कितनी सच्चाई है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए कन्यादान कविता में ऋतुराज ने सवाल उठाया है। समझ रहे हैं आप? अब ऋतुराज की जो भाषा है उस पर बातचीत करेंगे। ऋतुराज की भाषा बहुत ही खूबसूरत है, एकदम कठिन हिंदी नहीं है, बहुत ही सामान्य बोलचाल की हिंदी है। अभी हम उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम सब बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान, समझ में आने वाली, खूबसूरत, बहुत ही कोमल हिंदी का प्रयोग करते हैं ऋतुराज। आपको लगेगा कि ये मैं ही बोल रहा हूं, इतनी खूबसूरत भाषा है ऋतुराज की। और कविता तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गहरे यथार्थ को आत्मसात करने वाली, गहरे यथार्थ को आत्मसात करने वाली कविता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आइए अब मैं ऋतुराज का जीवन परिचय पढ़ता हूं। ऋतुराज को अनेक सम्मान मिल चुके हैं उनकी कविताओं के लिए। आज हमारे बीच ऋतुराज का होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो चलिए मैं पढ़ता हूं और आप सभी मिलाइए, फिर हम इनके एक एक बात जो इनके बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में लिखी गई है उस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य। देखिए ये इनके कविता संग्रहों के नाम है बच्चों, मैं यहां पर लिखता हूं और आप सभी मिलाएंगे। एक मरण धर्मा और अन्य। दूसरी कविता संग्रह का नाम है पुल पर पानी। तीसरी कविता संग्रह है सुरत निरत। चौथे कविता संग्रह का नाम है लीला मुखारविंद। इस तरह से इनके कुछ महत्वपूर्ण कविता संग्रह हैं जो मैं आपके सामने लिखा हूं बच्चों। ये अभी मैं इसे इसलिए यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी जो गूगल फॉर्म पर हम परीक्षाएं ले रहे हैं उस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित कविता संग्रहों में इसमें से कोई एक गलत कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कविता संग्रहों में कौन सी कविता संग्रह ऋतुराज की नहीं है। तो ये 4 नाम आपको याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी कविता संग्रह ऋतुराज की नहीं है। तो इस तरह से इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगा, तो इसे आप भी महत्वपूर्ण मानते हुए इसे आप याद कर लेंगे। तो उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मेरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं बच्चों। इन्हें एक बार फिर से सुन लीजिए। उन्हें सोमदत्त पुरस्कार मिल चुका है, परिमल सम्मान बहुत बड़ा सम्मान होता है साहित्य के क्षेत्र में,
मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान भी, पहल सम्मान प्राप्त करना बहुत गौरव की बात होती है, और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। अब देखिए, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि ऋतुराज की जो कविता संग्रह हैं, उनके जो विषय वस्तु हैं वो क्या है। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को, क्या अर्थ होता है समाज के हाशिए के लोग? हाशिया, हाशिया किसे कहते हैं बच्चों? हाशिया कहते हैं जब हम पूरी एक पंक्ति लिखते हैं ना, तो अंत में जो एक ऐसे जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं ना, उसे कहते हैं हाशिया। क्या कहते हैं? हाशिया। ठीक है, तो हाशिए पर रहने वाले लोग, मतलब कि सबसे अंत में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, उन्हें हाशिए पर रहने वाले लोग कहा जाता है। ठीक है, तो उनकी जो चिंताएं हैं वो ऋतुराज की चिंताएं हैं, और उसी को अपना प्रमुख विषय बनाया है ऋतुराज ने। और यही मैंने कहा कि इसी में समाज की समस्त महिलाएं, समाज की समस्त लड़कियां शामिल हैं। आज ऋतुराज ये नहीं मानते हैं कि महिलाओं और बच्चियों को, लड़कियों को समाज के इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी वह हक और वह सम्मान हासिल हो सका है जो जिसकी वो हकदार हैं, जो उन्हें मिलना ही चाहिए। आज भी महिलाओं के बारे में कोई फैसला लेना होता है तो परिवार के पुरुष वर्ग लिया करते हैं। बहुत कम घर, बहुत कम जगह ऐसे होंगे जहां पर महिलाओं को इतने अधिकार प्राप्त हैं कि वे अपने फैसले ले सकें। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है, और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। जो सामाजिक शोषण है और जो विडंबनाएं हैं, विडंबना मतलब क्या होता है? जिन चीजों को जैसा होना चाहिए वह वैसा नहीं हुआ करती हैं, इसके बाद भी हम कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यही विडंबना है। भ्रम की स्थिति को बहुत अच्छा बताना, इसे ही हम विडंबना कहते हैं। बहुत ही दुख भरी बात को बहुत ही अच्छा कहना, इसे ही हम विडंबना कहते हैं। ठीक है, तो शोषण को, विडंबना को अपनी लेखनी का, अपनी कविताओं का प्रमुख विषय वस्तु बनाते हैं ऋतुराज। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है, और यही कारण है कि चूंकि वो ऐसे लोगों के बारे में लिख रहे हैं जो लोग हाशिए के लोग हैं, समाज से बाहर के लोग हैं, विडंबनाओं से घिरे हुए लोग हैं, शोषण, जिनकी जिंदगी शोषण की कहानियों से भरी पड़ी हुई है, ऐसे लोगों की कविताएं लिख रहे हैं। इसलिए उनकी भाषा भी ऐसे लोगों को समझ में आने वाली भाषा है, लोक जीवन से जुड़ी हुई भाषा है, जनता से जुड़ी हुई भाषा है, बहुत कठिन भाषा नहीं है। वास्तव में दो तरह के हिंदी का स्वरूप है बच्चों। एक ऐसी हिंदी जिसमें संस्कृत निष्ठ भाषाओं का प्रयोग है, शब्दों का प्रयोग है, माफ करिएगा। ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ ढूंढने के लिए आपको शब्दकोश में उनका अर्थ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक हिंदी ऐसी है जो आम जन की हिंदी है, और जो बहुत ही खूबसूरत हिंदी है। उसे जब आप सुगठित रूप से बोलना शुरू करेंगे तो लोगों पर अच्छा असर पड़ता है उसका। एक ऐसी हिंदी है। तो वास्तव में यही हिंदी महत्वपूर्ण हिंदी है, जो कि संस्कृत निष्ठ होने के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर रही है। वह हिंदी महत्वपूर्ण हिंदी है जिसे हम और आप पढ़ रहे हैं, वह हिंदी महत्वपूर्ण हिंदी है। तो अब आइए बच्चों, ऋतुराज का परिचय तो हमने प्राप्त कर लिया। अब आइए हम ऋतुराज ने इस कन्यादान कविता में किन बातों को उठाया है, क्या कहना चाह रहे हैं ऋतुराज, इस पर भी ऋतुराज के जीवन परिचय के साथ ही एक आपके पाठ्य पुस्तक में अपनी बात रखी गई है। जो संकलन करता है, जिन्होंने भी इस पाठ का संकलन किया है, वो ये बताना चाहते हैं कि वो इस पाठ का संकलन क्यों किए हैं, इस
कविता में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए हमने बच्चों को पढ़ने के लिए यह कविता दी है। तो आइए हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहते हैं संकलनकर्ता? कहते हैं कन्यादान कविता में, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आपका ध्यान कहीं भी इधर उधर है, कहीं भी आपको लग रहा है कि बहुत रुचिकर नहीं है, ऋतुराज के जीवन से हमें क्या लेना देना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए। जिस बात को ऋतुराज कहने जा रहे हैं उसे सुनिए, आपको सुनना चाहिए। इसीलिए यह कविता संकलनकर्ता ने आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है, तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। इसे अपना सारा ध्यान, जिधर भी ध्यान है आपका, मेरी ओर लगाइए और मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनिए। अगर आपके सामने किताब है तो ये जो गुलाबी कलर का ये जो है ना, ये गुलाबी रंग का ये जो जगह है, इसमें जो लिखा गया है, इसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। कन्यादान कविता में मां बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। पहली ही पंक्ति बहुत ही जबरदस्त है। मां इस कविता में अपनी बेटी को स्त्री के आदर्श रूप से हटकर चलने की सीख दे रही है। क्या कह रही है मां? मां कह रही है कि स्त्री के आदर्श रूप से हटकर चलो, ऐसा मां कह रही है। स्त्री के आदर्श रूप से हटकर चलने की सीख दे रही है। पहली बात कन्यादान कविता में। दूसरी बात, कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। मतलब कि स्त्रियों के लिए जो आदर्श के आचरण गढ़े हैं वास्तव में वे बंधन हैं। मतलब कि जो कोरे आदर्श हैं वे स्त्री जीवन के बंधन हैं। वे स्त्री जीवन के बंधन है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास छिपा होता है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास। एक दो तीन बातें तीन गोलियों की तरह चला रहे हैं ऋतुराज। इसे अगर आप समझें तो, अगर आप इसे समझें, ऋतुराज क्या क्या कह रहे हैं। स्त्री के आदर्श रूप से हटकर चलो। आपको लगेगा अरे सर आप ये क्या कह रहे हैं, स्त्री के आदर्श रूप से हटकर चलने की सीख दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं आप ये? अभी मैं बताऊंगा क्यों। कोरे आदर्श वे स्त्री जीवन के बंधन हैं। फिर सर आप कह रहे हैं कि आप कोरे आदर्श कोरे होते हैं और स्त्री जीवन के बंधन है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? फिर कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास छिपा हुआ है। नो 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 सर, ऐसी बात नहीं है। कोमल तो स्त्रियों को होना ही चाहिए, सॉफ्टनेस, सुंदर, है ना। जैसे कि टीवी में विज्ञापन आता है कि फला क्रीम को लगाइए बड़े कोमल हो जाएंगे। अभिनेत्रियां जो है वो फला फला साबुन से नहा कर कहती हैं कि हम कोमल हो गए। तो कोमल होना स्त्री जीवन का लक्ष्य है क्या? यही कह रहे हैं ऋतुराज। अभी हम बात करते हैं। फिर कहते हैं लड़की जैसा न दिखना
लड़की जैसा न दिखाई देने में आदर्श का प्रतिकार है। लड़की जैसा मत दिखो, कह रहे हैं लड़की जैसा मत दिखो, मत दिखो, बनो कुछ भी, चलो लिख देता हूं, मत दिखो, ऐसा भी कह रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जबरदस्त बात है। फिर कह रहे हैं कि बेटी मां के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। बेटी, बेटे को नहीं कह रहे हैं, बेटी मां के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। इसीलिए जब मां अपनी बेटी की विदाई कर रही है, कन्यादान कर रही है, तो मां को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी अंतिम पूंजी खो दी, मैंने अपनी अंतिम पूंजी किसी को दान कर दी। ठीक है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि मां के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। ये जो कविता है वो मां के दुख की कहानी है। ये कविता मां के दुख की कहानी है, प्रामाणिक अभिव्यक्ति है मां के दुख की। फिर इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। ये कविता एक छोटी सी कविता है, लेकिन इस कविता में ऋतुराज स्त्री जीवन के प्रति कितने भावुक हैं, कितने सजग हैं और कितनी गहराई से और कड़ाई से अपनी बात रखते हैं। उन्हें डर था कि मैं अगर इन बातों को कहूंगा तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं स्त्रियों का ऐसा होना चाहिए, वे तो मुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन ऋतुराज ने यह बात कही और बहुत ही निडर हैं, निर्भय हैं संकलनकर्ता, जिन्होंने इस कविता को आपके पाठ्यक्रम में रख दिया कि लो बच्चों इसे पढ़ो। और खास तौर पर यहां पर ऋतुराज 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। ये कविता उन्हें सीख देने वाली कविता है और अगर इसे बच्चे पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो एक सीख उन्हें भी जाएगी कि वे भी लड़कियों के प्रति अपनी दृष्टि को बदलें। अब आइए हम इस पर बातचीत करते हैं बच्चों। स्त्री के आदर्श रूप से हटकर चलो। क्या है स्त्री का आदर्श रूप? किस आदर्श रूप की बात करते हैं ऋतुराज? जैसे ही बच्ची पैदा होती है उसे बने बनाए नियम कानून का पालन करना पड़ता है। हालांकि आज का समाज तो काफी खुल गया है। आज के माँ बाप अपने लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं कर रहे हैं। दोनों को बराबर प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। मेरी क्लास में लगभग मुझे लगता है कि 31 बच्चियां हैं। उनमें कोई भी एक बच्ची ऐसी नहीं होगी जो ये कह सके कि नहीं मेरे माँ बाप मेरे भाई को ज्यादा स्नेह करते हैं, मुझसे कम स्नेह करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब वो समय नहीं है कि समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव माता पिता कर सकें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। लेकिन इतने आधुनिक दृष्टि से संपन्न माता पिता भी लड़कियों के लिए जो आदर्श तय किया है इस समाज ने, उससे अगर लड़की थोड़ी सी भी विचलित होती है तो माता पिता को गहरा चोट पहुंचता है। अगर बच्चा घर में देर से पहुंचता है, लड़का घर में देर से पहुंचता है, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती है। लेकिन लड़की अगर थोड़े देर से पहुंची तो 5 सवालों का सामना तो करना ही पड़ता है। हालांकि इसके पीछे माँ बाप की सजगता है, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे, लेकिन उनकी चिंताओं को समाज ने ही तो बढ़ा दिया है ना। सवाल ये है तो आखिर यह समाज ऐसा क्यों बना कि लड़कियों को लेकर के चिंताएं करनी पड़े? बात यहां पे है, इस जगह पे आकर बात कीजिए कि ठीक है हम बच्चियों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए 2 मिनट देर होने पे भी हम चिंता करने लगते हैं कि वो कहां है। तो सवाल यही है कि इस समाज को फिर बनाया किसने, इस स्थिति को पैदा किसने किया? और बेटियों के लिए जो आदर्श है कि खूब पढ़ो लिखो, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, खूब बढ़िया
काम की तलाश करो, लेकिन उसके बाद भी माँ बाप के दिमाग में किसी कोने में ये बसा रहता है कि शादी विवाह करके इसके लिए एक लड़का खोजो और शादी विवाह करके इसे दूसरे के घर भेज दो। ये कैसा आदर्श है? इस आदर्श पे भी थोड़ी सी बात कीजिए। किसने तय कर दिया लड़कियों का भविष्य की लड़कियां फलां लड़के के घर चली जाएंगी? यहां पे भी ऋतुराज बात कर रहे हैं, कितना आगे की बात कर रहे हैं। सोचिए, आज के समाज को यह बुरा लग सकता है कि ऋतुराज जो है वो लड़कियों की विदाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लड़कियां स्वयं सोचे ना कि क्या अपराध है उनका कि उनकी माँ और बाप के घर में 22-23 साल रहने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद वो कहेंगी कि बाय बाय टाटा, हम चले ससुराल। एक जीवित व्यक्ति का दान, कन्यादान, एक जीवित व्यक्ति का दान, एक जीवित महिला का दान किसने हक दिया कि कोई किसी का दान कर दे? यहां सवाल उठाते हैं ऋतुराज कि किसने हक दे दिया कि एक बेटी जो एक मां अपने शरीर से उस बच्ची को जन्म दी है और उसे किसी और के हक कह दे कि मैंने तुम्हारा दान किया। बेटी न हुई, जमीन हो गई, जायदाद हो गई कि दान कर दिया, और बेटी से पूछा नहीं कि तुम्हें दान करूंगी। बेटी दान होना चाहती है कि नहीं, उसकी सहमति ली गई क्या? आज भी 2020 के समाज में क्या किसी बेटी को यह कहने का अधिकार है कि मां मुझे दान नहीं होना है, ये मेरा घर है जहां मैं पैदा हुई हूं, यहीं रहूंगी? तो सवाल यह है कि 21वीं सदी का पहला चतुर्थांश हम खत्म करने वाले हैं। हमने सोचा था कि यह एक वैज्ञानिक समाज बनेगा, लेकिन हम कहां जा रहे हैं? इन छोटी छोटी चीजों पर भी हम अपनी राय स्पष्ट नहीं कर पाए आज तक। समझ रहे हैं आप? और ये जो आदर्श है बच्चों, ये यहीं खत्म नहीं होता। ये बेटी ससुराल जाना तो सासू जी को खुश रखना, ससुर जी को खुश रखना, परिवार के लोगों को खुश रखना, कोई भी ऐसा काम मत करना कि मम्मी पापा का नाम खराब हो तो वहां से फोन आएगा कि देखिए आपकी बेटी तो ऐसा ऐसा कर रही है, तो यहां से माँ बाप कहेंगे कि बेटी ऐसा क्यों कर रही हो। हाँ, ये स्त्री जीवन के आदर्श हैं। बेटी तुम्हें किचन भी संभालना चाहिए, बेटी तुम्हें पढ़ना लिखना तो आया, खाना बनाना आया कि नहीं आया, बेटी तुम्हें स्वेटर बुनना आता है कि नहीं आता है। पढ़े हैं ना आप लोग रीढ़ की हड्डी एकांकी, उसमें शंकर जब आता है तो गोपाल प्रसाद जो है वो राम स्वरूप से क्या क्या सवाल करते हैं और फिर उनकी बिटिया से क्या सवाल करते हैं। तो उसमें जो उमा जो लड़की है, प्रेमा तो उसकी माँ का नाम है, उसमें जो बच्ची है उमा, वह बच्ची पलट के जवाब देती है। उतनी हिम्मत है किसी में? रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर ने बहुत पहले लिख दी थी, लेकिन क्या वह बच्ची आज तक बन पाई है? उस बच्ची को हम सिर्फ उस एकांकी में ही देखते हैं, नहीं तो आज बच्चियों में आज 2020 की लड़कियों में भी वह ताकत पैदा नहीं है कि पिता अगर कोई लड़का तलाश करके लाते हैं तो वह कह सके कि ये तो बिल्कुल मेरे लायक नहीं है। आज के समाज में भी लड़के ही तय करते हैं कि यह लड़की मेरे लायक, विवाह करने लायक है कि नहीं है, तमाम योग्यताओं के बाद भी। समझ रहे हैं आप? तो ये जो स्त्री जीवन के जो आदर्श हैं उससे हट कर चलो। अब एक बहुत ही जबरदस्त बात क्या हुआ कि आपको मैं थोड़ा सा हालांकि समय बचा हुआ है, आपको थोड़ा सा मैं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह मातृ प्रधान सत्ता थी। आपको यकीन नहीं होगा कि महिलाएं शासन चलाती थी वहां पर, पुरुष जो थे वो दूसरे दर्जे के नागरिक थे। ज्यादा दूर पहले की बात नहीं है, आज से 4000 साल पहले की बात है, 4,000-4,500 साल पहले की बात है, जब मातृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी। मानव जीवन के इतिहास को पढ़ लीजिए,
जो वैज्ञानिक इतिहास है बच्चों, मैं उसकी बात कर रहा हूं, किसी भी इतिहास को मत पढ़ लीजिए। मानव जीवन के विकास पर लिखी जाने वाली अब तक की जो सर्वश्रेष्ठ किताब है उसे पढ़िए। उसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुटुंब की प्रमुख मां हुआ करती थी, पुरुष नहीं हुआ करते थे। फिर ये बदलाव कैसे आया, फिर अचानक पुरुष प्रधान समाज कैसे हो गया, और महिलाएं जो पहले समाज को संभालती थीं वो महिलाएं कैसी हो गई। वो महिलाएं सुंदर बनने में व्यस्त हो गई। उन्हें लगा कि सुंदरता ही जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। स्त्री जीवन जो है वो गहने और आभूषणों के चकाचौंध में खोने लगा। आप देख लीजिए कि पुरुष नाक नथुनी, कान की बाली और गले का मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, तो फिर महिलाओं को पहनाया कौन। वह महिलाएं जो कभी आज से 4000 5000 साल पहले समाज में प्रमुख भूमिका निभाया करती थीं, परिवार के मुखिया की हैसियत से महिलाएं मठाधीश होकर के बैठा करती थीं, उन महिलाओं को गहनों के चकाचौंध में किसने डाल दिया। उन महिलाओं को कोमल बनने का रास्ता कौन दिखला दिया। उन महिलाओं को नजाकत किसने सिखा दी, ठुमक ठुमक के चलना किसने सिखा दिया। और इन सभी चीजों से उसके भीतर जो कमजोरी का एहसास पैदा हुआ कि मैं तो स्त्री हूं, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकती हूं, मैं तो बहुत कमजोर हूं। यह एहसास किसने पैदा कर दिया। आंख में काजल लगाना, होठों पर लिपस्टिक लगाना, ये सारे प्रतिमान सौंदर्य के किसने गढ़ दिए। पुरुष तो ऐसा नहीं करते। तो स्त्रियों को इस ओर ढकेलने वाला यह समाज ही है। समाज ने ही एक दुनिया की आधी आबादी को कमजोर करके रख दिया षड्यंत्र पूर्वक। ये महिलाओं के साथ किया गया सबसे बड़ा षड्यंत्र है, जिसे माफ करिएगा, जिसे आज महिलाएं ही कहती हैं कि ये ठीक है। हो सकता है कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूं, आपके साथ माताएं बहनें बैठी हों, उन्हें मेरी बात खराब लग रही हो, और खराब अगर वह बात लग रही है इसका मतलब कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। वास्तव में ऋतुराज इस कविता में कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऋतुराज कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि जो आभूषण है वह भ्रम की तरह जंजीर है स्त्री जीवन के। समझ रहे हैं आप। मुझे 9 लखा मंगा दे रहे हो सैया दीवाने, ये क्या गाना है। मैं 9 लखा मंगा दो, मैं मान जाऊंगी, मैं रूठी हुई हूं, 9 लखा मंगा दो, मैं खुश हो जाऊंगी। बताइए। तो स्त्री जीवन को आदर्श के रास्ते पर चला करके सिर्फ उनके साथ साजिशें की गई हैं। ये एक ऐसी साजिश है जिसे स्त्रियां भी कमोबेश अच्छा मानती हैं। समझ रहे हैं आप। देखिए कि जो तीज त्योहारों की परंपरा है उसमें सारे कठिन त्योहार, सारे कठिन व्रत, सारे निर्जला व्रत स्त्रियों के हिस्से में है। क्यों भाई? एक भी निर्जला व्रत पुरुष क्यों नहीं करते? पूजा करने का सारा काम महिलाओं के ही हिस्से क्यों आ गया? तीजा पुरुष क्यों नहीं रहते? करवा चौथ पुरुष क्यों नहीं रहते? भूखे क्यों नहीं रहते? प्यासे क्यों नहीं रहते? जीवतिया बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों के पिता क्यों नहीं रहते? किसने बनाया ये? क्या सारे आदर्श स्त्री आदर्श रूप से हटकर चलो, क्या सारे आदर्श महिलाओं के लिए गढ़ दिए गए? आज से पहले और आज भी कितनी ही महिलाएं हैं जो सिर्फ घरों में आदर्श में जी रही हैं और उसे उन्होंने अच्छा माना है, और इसमें उनकी गलती नहीं है।
ये बताया ही गया है समाज में कि यही ठीक है, यही अच्छा है, स्त्रियों को ऐसा होना ही चाहिए। समझ रहे हैं बच्चों? इसलिए ये कविता बहुत ही क्रांतिकारी कविता है कि स्त्रियों के लिए जो आदर्श गढ़ दिए गए हैं, सुकोमल, सजी संवरी, सुंदर, नजाकत से भरी हुई, बाल बच्चों का ख्याल रखने वाली, ससुराल को संतुष्ट रखने वाली, पति की सेवा करने वाली, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, ये तमाम आदर्श स्त्रियों के लिए। विवाह के बाद माता पिता स्त्रियों का दान कर देते हैं, जीवित वस्तु का दान कर देते हैं, उसकी रजामंदी भी उसमें है कि नहीं? कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना है, पैरामीटर नहीं बना है जिससे कि हम मुंह में डाल के और पता कर लें कि हाँ इसकी रजामंदी है कि नहीं है। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। दूसरी बात, कोरे आदर्श स्त्री जीवन के बंधन है, जिस पर मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था, है ना? आप फिर से वो जो एकांकी है उसे याद करिए बच्चों, रीढ़ की हड्डी, उसमें जब टैक्स लगाने की बात होती है, जगदीश चंद्र माथुर कितनी जबरदस्त दृष्टि रखते हैं और लिखते हैं, कहते हैं कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद में टैक्स लगाने पर बात हो रही है कि किस पर टैक्स लगाने से आय ज्यादा होगी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि स्त्रियों के सौंदर्य पर टैक्स लगा दीजिए, कि जो स्त्री जितनी ज्यादा अपने आप को सुंदर महसूस करती है वो उतना ही टैक्स दे, तो देखिए कि खूब टैक्स आएगा। दुनिया की हर स्त्री अपने आप को सुंदर बताने के लिए अधिक से अधिक टैक्स भरेगी कि बहन मैं तो इतना टैक्स भर दी, मैं तो बहुत सुंदर हूं, क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं कि मुझे इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। याद है ना आपको वो रीढ़ की हड्डी 9th क्लास में? पलट के देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जगदीश चंद्र माथुर अपनी एकांकी में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि स्त्रियों के सौंदर्य पर टैक्स लगेगा तो सरकार को सबसे ज्यादा आय होगा, क्योंकि टैक्स देने वाला भी गौरव का अनुभव करेगा कि मैं जितना ज्यादा सुंदर हूं इसलिए मुझे इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो हमने उस समय उस बात को मजाक में लिया। आप 9th में पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, इस बात की गंभीरता को नहीं समझ सकेंगे, लेकिन आज 1 साल बाद जब आप कोरे आदर्श स्त्री जीवन के बंधन है ऋतुराज की कविता पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां जाना पड़ेगा कि जगदीश चंद्र माथुर ने अगर वो बात अपने एक पात्र के माध्यम से कहवाई है तो उसका क्या अर्थ निकलता है। समझ रहे हैं आप? इतनी गहराई में जाकर के ऋतुराज कन्यादान कविता में बात करते हैं। देखिए, मुझसे आपकी सहमति असहमति हो सकती है, आप मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, ऋतुराज से भी सहमत हो सकते हैं, या मुझसे असहमत हो सकते हैं, ऋतुराज से भी असहमत हो सकते हैं। लेकिन बच्चियों से मैं बात कर रहा हूं, मेरी जो प्यारी बच्चियां हैं जो इस क्लास में बैठी हुई हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि क्या आपको स्वीकार्य है स्त्रियों के आदर्श? तो फिर सवाल है कि सर तो होना क्या चाहिए? तो होना यह चाहिए कि बिना किसी आडंबर के समाज में जियो। सौंदर्य तो आपका काम है ना, अच्छा काम करेंगे तो खूबसूरत माने जाएंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे तो सौंदर्य किस काम का? और ये सौंदर्य कहां आगे बढ़ा देगा आपको? ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अलावा ये सौंदर्य तो कहीं काम नहीं आएगा। और उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपका ज्ञान देखा जाता है कि कितना है आपके भीतर ज्ञान। कितने भी बदसूरत रहिए, ज्ञान अगर आपके पास होगा तो दुनिया की बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लेंगी आप लोग, दुनिया के बड़े बड़े पदों पर बैठ जाएंगी आप लोग, और उसके बाद देखिए ना दुनिया सलाम करेगी आपको। कौन सी सुंदरता काम आई मुझे बताइए? जो टॉपर्स हैं, जो जो सेनाओं में महिलाओं का नाम रोशन कर रही हैं, वो क्या किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हीरोइन थोड़ी थी? फिर ये देखिए कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास है।
कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास है। समाज ने हमेशा ये बताया है कि स्त्रियों को कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। कोमल और सॉफ्ट क्यों होना चाहिए भाई? और इसी कोमलता और सॉफ्ट होने के एहसास ने लड़कियों को कमजोर बना दिया। आप देखिए ना, आप टेलीविजन पर विज्ञापन देखिए। ये जो फैशन के जो विज्ञापन हुआ करते हैं कि मैं फला साबुन से नहाती हूं तो मेरी त्वचा दमकने गमकने लगती है, तुम्हारी एड़ियां अगर फट गई हैं तो यह फला क्रीम लगा लो, एकदम कोमल हो जाएगा तुम्हारा एड़ी। क्या है ये? तो फला क्रीम लगा लो, तो फला क्रीम लगा लेने से सूरज की तरह चमकने लगेगी त्वचा है। और फला तेल से मेरे बाल ऐसे लहराएं जैसे सावन की घटाएं। क्या जरूरत है सावन की घटा लहराने की, मुझे बताइए। मेरा तो अभी नहीं है कि मैं किसी घटा को लहराऊं। क्या जरूरत है? हाँ, तो क्या जिनके सिर पर बाल नहीं होता वो बिल्कुल नकारा और बेकार लोग हो जाते हैं? तो फिर जितने भी बड़े लोग हैं जो बहुत ही जीवन में सफल हुए हैं, क्या उनके सर पर बहुत घने बाल रहे हैं क्या, बालू की तरह? नेहरू जी से शुरू करिए, गांधी जी से शुरू करिए, देखिए गिनती के 4 बाल रहे हैं, कभी उन्होंने अपने सौंदर्य पर नाज नहीं किया। तो इस तरह से बच्चों, कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास छिपा हुआ है। जैसे ही समाज यह कहने लगता है कि महिलाओं को बहुत कोमल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, लज्जाशील होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्माना चाहिए, है ना, लड़कियों को थोड़ा सा सलीके लिहाज से रहना चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो वो करना चाहिए, कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास छिपा हुआ होता है। ये बात बहुत डंके की चोट पे ऋतुराज कह रहे हैं। और लड़की जैसा मत दिखो, लड़की बनो, लेकिन लड़कीपन तुम्हारे भीतर नहीं आना चाहिए। तो लड़कीपन क्या है? ये सारा चीज लड़कीपन है, सारा चीज लड़कीपन है। अब देखिए लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, अभी मैं कुछ ही दिन पहले देखा, एक बच्ची स्कूटी चला रही है, स्कूटी बंद हो गई अंबेडकर चौक पर। तो स्कूटी बंद हो गई तो वो मारे पड़ी है सेल्फ, और अच्छी खासी 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली युवा बच्ची थी बिल्कुल। अब सेल्फ मार रही है, उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है। हाय अब मैं कैसे करूं? जैसे ही वो बोली हाय अब मैं कैसे करूं, तो उसके बाद फिर वो उससे स्टैंड में, मेन स्टैंड में उससे स्कूटी नहीं खड़ी हो रही है। अब वो किसी भी तरह, मैं खड़ा हूं देख रहा हूं, किसी भी तरह वो ढकेल के गाड़ी स्कूटी को बाहर ले जाती है। फिर उसके बाद कहती है भैया प्लीज किक मार दीजिए ना। अरे क्यों किक मार दीजिए, खुद मारो ना। क्यों तुम अपने आप को कोमल बता रही हो? तो फिर छोड़ दो स्कूटी चलाना, साइकिल चलाओ फिर, है ना। अंकल प्लीज किक मार दीजिए ना, स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। और वहीं कोई लड़का होता तो भर 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 5-6 किक मारता, नहीं स्टार्ट होता, गाड़ी खड़ा करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चला जाता। तो ये जो आत्मविश्वास है वो तुम्हारे भीतर क्यों नहीं है? तुम भी गाड़ी को खड़ा करो, या नहीं खड़ी हो रही गाड़ी तो पटक दो वहां पे, 5 किक मारो, स्टार्ट नहीं होती है, छोड़ के चल दो वहां से। इतना तो कर सकते हो, लेकिन क्यों अंकल प्लीज, भैया प्लीज किक मार दीजिए ना, ये क्या है? लड़की जैसा मत दिखो, यही बात है, लड़की जैसा मत दिखो। कोई छीटा कशी करता है, कोई 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 कमेंट पास करता है, उसका मुकाबला करो, रोको उसको, सुनो सुनो इधर आओ, क्या बोल के गए? ऐसा मत बोला हाय छी कितना गंदा है, क्या क्या बोल के चला गया। आहा, लड़की जैसा मत दिखो, रोको उसको, क्या बोले तुम, जरा फिर से बोलना। तो डट कर मुकाबला करने की सीख देते हैं ऋतुराज कन्यादान कविता में।
ठीक है। तो जब हम अगले पीरियड में जब हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, है ना, तो यही बातें कविता के अर्थ से उभर कर आपके सामने आएंगी। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि घड़ी कह रही है कि समय लगभग होने को है। तो मेरी बात भी ऋतुराज ने जो इन कविताओं के बारे में कहा, संकलनकर्ता ने इन कविताओं के बारे में, इस कविता के बारे में जो कुछ भी कहा, मेरी बात भी लगभग समाप्त होने को है। मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूँ। किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैं तो सिर्फ आपके भीतर के आत्म स्वाभिमान को जगाने की बात कर रहा हूँ। हमारी कविता जिस दिशा में हमें ले जाना चाहती है उस दिशा पे बात कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से अपने समाज की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें हर परिस्थिति में सहयोग करने के लिए, है ना। तो इस पर गंभीरता से सोचना है हमें बच्चों। ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि आज की जो बातचीत हुई है आप पर एक गहरा असर डालेगी, और यदि आप मुझसे सहमत हैं तो भी आप सोचिए, और अगर आप मुझसे नहीं सहमत हैं तो भी आप सोचिए कि असहमति किन किन मुद्दों पर हो सकती है। फिर हो सकेगा तो हम उस पर बातचीत करेंगे, है ना। नमस्कार।